आप सभी को हार्दिक नमस्कार। विश यू वेरी प्लीजेंट फ्यूचर। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा। आज की चर्चा में मैं उत्तराखंड में अभी ग्लेशियर फटने से जो आपदा हुई, धन जन की हानि हुई और बहुत ही हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला। इससे हम सभी को काफ़ी तकलीफ़ हुई और पूरे देश को भी तकलीफ़ हुई। आज ऐसे ही चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड में ग्लेशियर आपदा। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में रैणी गांव के आसपास ऋषिगंगा नदी में 7 फरवरी 2021 को लगभग 10 बजे नंदा देवी जो रेंज है, नंदा देवी श्रेणी के आसपास ग्लेशियर या तो फट गया या टूट गया और उसके बाद में जो उसका मलबा बहा, काफ़ी प्रेशर हो गया, झील भी फटी और झील के फटने से भारी तबाही हो गई। नंदा देवी चोटी की ऊंचाई 7,816 मीटर ऊंची है और भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। इसी चोटी के आसपास से कई हिमखंड यानी जो अवलांच हुआ या पर्वत का जो पार्ट है वो उसमें लैंड स्लाइडिंग हो गई और यहीं से जो भी सारा मलबा फिसला, उस मलबा के फिसलने से बर्फ़, पानी और कीचड़ युक्त पथरीले बहाव ने ऋषिगंगा में निर्माणाधीन बांध और तपोवन क्षेत्र में एनटीपीसी प्रोजेक्ट में भीषण तबाही मचाई और ये बांध और एनटीपीसी प्रोजेक्ट दोनों के दोनों तबाह हो गए। प्राप्त खबरों के अनुसार लगभग 200 लोग लापता हैं और अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लगभग 55 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया था और इस राहत कार्य में एनडीआरएफ टीम, सैन्य दल, आईटीबीटी के जवान तथा स्थानीय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों के सामूहिक प्रयासों से राहत कार्य किया गया और इसमें लगभग 55 शवों को निकाला गया, डेड बॉडीज़ को। अभी और भी डेड बॉडीज निकलनी है। जो लोग लापता हैं उनको रिकवर करने की कोशिश हो रही है। तपोवन क्षेत्र में बांध और एनटीपीसी की सुरंग में बचाव कार्य अभी जारी है। कुछ लोगों को बचा लिया गया है और पथरीले कीचड़ में अन्य जो लोग लापता हैं उनकी खोज जारी है। रैणी बांध के अलावा धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी बांध भी तबाह हो गया। आसपास के इलाकों के लगभग 5 पुल टूट गए, जनधन की भी हानि हुई और बस्तियों में भी नुकसान हुआ। आसपास का जनजीवन संकटग्रस्त हो गया है। जिन परिवारों के सदस्यों ने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों में कोहराम मच गया है और ये बहुत ही एक दुखद घटना है। रैणी बांध के अलावा धौलीगंगा जो नदी है और उधर से जो ऋषिगंगा आती है, तो पहले पानी जो बांध का पानी फटा वो ऋषिगंगा नदी से आया और उसके बाद में धौलीगंगा में आके मिल गया और उसके बाद में भीषण बड़ी तीव्र मतलब बड़ी तेज़ी से वो बर्फ़, पानी और पहाड़ ये सब कीचड़ आया और आसपास के इलाकों का काफ़ी नुकसान हो गया। ऋषिगंगा स्थित बांध जो था एक झटके में तबाह हो गया। धौलीगंगा पर एनटीपीसी प्रोजेक्ट भी बह गया और लगभग ये जो भी रास्ते में नदी थी और जो प्रोजेक्ट था उस रास्ते में लगभग 20 से 30 मीटर तक कीचड़ और पत्थरों की गाद भर गई। मैं यहाँ पर गाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन बर्फ़ और मिट्टी, मलबा, पानी का जो कीचड़ होता है उसको मैं गाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। यह बांध चमोली के तपोवन क्षेत्र में लगभग 30 अंश उत्तर से लेकर के और 9 अंश उत्तर में पाया जाता है और इधर 79 से लेकर 12 अंश देशांतर के मध्य में ये स्थित है। अब ये एक प्रश्न है
कि इतनी ये जो तबाही हुई है, ये तबाही क्यों हुई? क्या ये मैन मेड है या ये प्राकृतिक है? अब एक सबसे बड़ी बात ये है कि पानी जहाँ से अचानक आया और उस तीव्र ढलान पर पानी आया, उस तीव्र ढलान पर पानी रुक नहीं सका। इतना बहाव तेज था, इतना प्रेशर था, लिहाजा उसको रोकना नामुमकिन साबित हुआ। और जो भी सामने आया सैलाब बड़े फोर्स में सब कुछ बहा करके ले गया। अगर ये तपोवन क्षेत्र में ये बांध व एनटीपीसी प्रोजेक्ट न बनाया होता तो इतनी जनधन की हानि न हुई होती। ये प्रश्न गंभीर चिंतन का विषय है और भविष्य के लिए निर्णायक नीतिगत मुद्दा भी है। जितने भी इस प्रकार के बांध हैं, बांध बने हैं, प्रोजेक्ट बने हैं, धार्मिक स्थल हैं, बस्तियां हैं, वे सब के सब अत्यधिक डेंजर जोन में हैं, यानी मोस्ट डेंजरस जोन में वो सभी के सब स्थित हैं। अब ये सारी चीज़ हुई और इसके मद्देनज़र ये घटना इस प्रकार से घटी कि एक ऐसा अनुमान लगाया गया कि एक अनुमान के अनुसार नंदा देवी चोटी के आसपास या तो हिमखंड टूटकर झील में गिरा अथवा लैंडस्लाइडिंग हुई, झील में दबाव बढ़ गया, परिणामतः यानी एज ए रिजल्ट झील फट गई। उल्लेखनीय है कि रेडी गांव के आसपास वाला बांध एकदम तीव्र पाई ढलान पर है। गाद बड़ी तेजी से आई, सब कुछ तबाह कर दिया, संभलने का मौका भी नहीं मिला, यहाँ तक अलार्म बजाने का भी समय नहीं मिला। कुछ लोगों को या कुछ कर्मचारियों को गांव वाले ने शोर मचाया, वो सुन नहीं पाए जो जहाँ काम था, या वहाँ से वो उतने नीचे से ऊपर भाग नहीं सकता था और धारा आई तेज और सबको बहा करके ले गई। कर्मचारी मलबे में दब गए और कुछ बह गए। और ये मंजर मीडिया में जो भी आपने वीडियोज में देखे, समाचार सुना होगा, वो जिसके ऊपर बीतता है उसको अच्छी तरीके से इस बात का एहसास होता है। जैसे हुई तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बचाव दल के लिए भी निकले गए और वहीं पर उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री ने सफाई देते हुए बताया कि सभी संस्थाओं से बाकायदे परमिशन लेने के बाद में ही ये प्रोजेक्ट निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब ये बात तो ठीक है, सारी चीज़ें मिल गई, प्रोजेक्ट निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ये एक सोचने की चीज़ है कि यदि हम नंदा देवी जितनी आपकी 7,816 या 17 मीटर की हाइट में है, उतनी ऊंचाई से जब पानी अचानक गिर रहा है चोटियों में या जो भी स्ट्रीम के सामने आएगा तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। वहाँ प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाना चाहिए था। अब ये थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आपदा जो डिजास्टर हुआ ये कितना नेचुरल है और कितना मैन मेड है, यानी कितना मानवीय इसका पार्ट है और कितना उसमें है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, स्नो कैप्ड चोटियाँ हैं और वहाँ पर झील हैं, ये सब प्राकृतिक, ये सब नेचुरल हैं एंड ज्योग्राफिकल चीज़ें हैं। इनका बनना टूटना भी प्राकृतिक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्लेशियर का टूटना, नदी में सैलाब, ये भी प्राकृतिक है। किंतु तीव्र ढलानों पर और खतरनाक बहाव के स्थान पर बांध कोई प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति देना तथा बांधों का निर्माण कार्य ये मानवीय कृत्य है और यही बात विचारणीय है। इसी प्रकार की स्थिति अभी आप सभी को याद है कि विगत 16 जून 2013 को 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ में भी एक आपदा आई थी और मंदिर के आसपास से धारा चारों ओर बही। इससे सिद्ध होता है कि मंदिर भी धारा के बीच में आ गया और आसपास जितने भी धर्मशाला थे सारा सब बह गए। भीषण जन और धन की हानि हुई और वो भी इसी प्रकार से झील टूट गई, झील फट गई और पानी अचानक आ गया, किसी को संभलने में मौका नहीं मिला। पर्वतीय नदी धारा के बीच व एकदम किनारे की बस्तियां अत्यधिक खतरनाक जोन में होती हैं, डेंजरस जोन में होती हैं। ऐसी बस्तियों में जल कीचड़ का सैलाब, लैंडस्लाइडिंग तथा अवलांच, हिमस्खलन की पॉसिबिलिटीज और खतरा बना ही रहता है। आपदा आई और नीति निर्धारण में कितना फर्क पड़ेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में इसको एक घटना मान लिया जाए और जो मर गया सो मर गया, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद की समीक्षा और चर्चा सब कुछ होता है, लेकिन उससे जिन लोगों का जीवन चला गया उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता है। मेरा ये मानना है कि
जीवन हर व्यक्ति का मूल्यवान होता है, चाहे अमीर का हो या श्रमिक का हो या रेहड़ी गांव के लोगों का हो। परमिशन किसने दी, काम किसने किया, पैसा किसने लगाया, कौन क्या हुआ, अंत में प्रश्न ये मरा कौन, कौन मरा? मरा तो वहाँ का स्थानीय आदमी, गरीब आदमी ही मरा, मरा तो कर्मचारी ही मरा। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप ये कह सकते हैं कि तो आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। क्यों दर्द नहीं होना चाहिए? अगर हम भारत के लोग हैं और भारत के हम भारतीय नागरिक एक हैं, एक संविधान एक नियम कानून के मानने वाले हैं, तो लगभग लगभग ये मान लीजिए कि हमारी आत्मा भी एक है और हमारा सबका दुख दर्द भी एक है। और ये उत्तराखंड की जो आपदा आई है, ये सभी का सामूहिक दर्द है। सभी आपदाओं के कारण और निवारण पर हम सबको सामूहिक चिंता और उपाय करना चाहिए। विकास की आंधी कहीं विनाश की आंधी न बन जाए, इसको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में वो हमारा जेके, हिमाचल प्रदेश, यूके और इधर जितने ईस्टर्न स्टेट हैं, इनमें सभी जितना हमारी हिमालयन बेल्ट है, और हिमालयन बेल्ट के अलावा अगर मिडिल में हम देखते हैं, यहाँ पर भी अगर ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं और अचानक ढलान है, कोई नदी का उद्गम है, वो धारा है, कोई बर्फीली ग्लेशियर क्षेत्र है, तीव्र धारा है, तो ऐसे क्षेत्र में कम से कम जितने बांध और बस्तियां हैं और जितने खतरनाक जगह हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिकंसिडर करना चाहिए और उनको शिफ्ट करना चाहिए और लोगों के जीवन को सुरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कार्य बहुत आवश्यक है। देश के पर्यावरणविदों ने काफ़ी समय समय पर आंदोलन किया है और मांग भी किया है। टिहरी बांध बनने के पहले भी उत्तराखंड के पर्यावरणविदों ने काफ़ी अनशन भी किया था। अल्टीमेटली बांध बन गया और वो अनशन करते ही रह गए। इसी प्रकार से अब ये जब घटनाएं होती हैं, तब ये घटनाएं जब बीच में हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो सही बोल रहे थे। ये घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि जिन लोगों ने बांध बनने के पहले इस प्रकार की आशंकाओं को व्यक्त किया था कि इससे जन और धन की हानि हो सकती है, हमारे चारागाह, हमारी खेती की ज़मीन, हमारे गांव तबाह हो सकते हैं, जनजीवन, यानी वो सही बोल रहे थे, यानी उनकी डिमांड सही थी। तो अब सही थी और ये घटनाएं घट रही हैं, तो मौत हो रही है, जनधन की हानि हो रही है, सरकारी पैसा भी बर्बाद हो रहा है राष्ट्र का। अगर कोई प्रोजेक्ट प्राइवेट है, वो भी देश का ही प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो ये कार्य शुरू करने से पहले ही प्रयास होना चाहिए कि उसको ठीक से देख लिया जाए। मेरा तो ये भी मानना है कि जितने और भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं भी नए नए, वो चाहे ह्यूमन सेटलमेंट्स हों, इंडस्ट्रीज हों, या कोई वाटर प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जितनी भी हाइड्रो भी हैं, जो भी सारी चीज़ें, सबको बड़े ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि कहाँ खतरा हो सकता है, कहाँ खतरा नहीं हो सकता, और कितना खतरा होगा। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। ग्रेटर हिमालय में बांध बनाते समय और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ग्रेटर हिमालय उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पर बर्फ़ भी है, चोटियाँ भी हैं और काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो अब ये ग्रेटर हिमालय में बांध बनाते समय या प्रोजेक्ट बनाते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, मैं थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, तीव्र पहाड़ी ढलान पर बने बांधों, बस्तियों, धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। झीलों व ग्लेशियरों के रास्ते, झील है और जो ग्लेशियर है, उनके रास्तों व किनारों पर हो रहे निर्माण कार्य को रोक देना चाहिए। क्या गारंटी है कि भविष्य में इस प्रकार की आपदा की पुनरावृत्ति नहीं होगी? जैसे कभी कभी न्यूज़ में आता है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी झीलें हैं जो खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, उत्तरांचल में इतनी हैं, पूर्वी राज्यों में इतनी हैं, तो वहाँ पर सरकारी, प्राइवेट, ग्रामीण जो भी बस्तियाँ हों, उनको चिन्हित करके उनको ऐसे स्थानों पर बनाना चाहिए जहाँ पर अपेक्षाकृत उतनी ऊंचाई में भी समतल भूमि हो। मैं गंगोत्री भी 2 बार गया हूँ और मैं काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों में घूमा हूँ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में सभी जगहों में गया हूँ। तो यहाँ तक मैं गौमुख तक गया हूँ, जहाँ गंगा रिवर का ओरिजिन है, मैं वहाँ तक गया हूँ। तो इस प्रकार मैंने पहाड़ी क्षेत्र का सारा अनुभव किया, इसलिए मुझे ऐसा आइडिया लगा है कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसी समतल भूमि है
कि उस समतल भूमि में कंपैरेटिवली नुकसान कम होगा, और जितने ऐसी जगह बने हैं जहाँ पर ज़्यादा स्लोप है, ज़्यादा ढाल है, तो वहाँ पर अगर लैंडस्लाइडिंग या अवलांच होता है तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ देखी जा सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस प्रकार के कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। कैसे? कोई प्रोजेक्ट बना, कोई बस्ती बनी, उसकी परमिशन किसने दी? जिसने परमिशन दी और वहाँ बसाया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है और दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। क्योंकि कहाँ रहना है, कैसे क्या करना है, ये काम सरकार को तय करना, और सरकार इसीलिए होती है। और हम सभी नागरिकों को कानून मानने होते हैं, और हम लोग मानते भी हैं। हर प्रकार कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते हैं, किंतु खतरनाक स्थानों पर निर्माण कार्य को रोककर जन धन की हानि को हम अवश्य बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में, किसी भी प्रकार की पहाड़ी बस्तियों जहाँ तक संभव हो समतल या कम ढलान वाले स्थानों को चुनना चाहिए। वैसे तो पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ कहीं न कहीं ढाल तो है ही है, खतरनाक जोन में तो है, लेकिन जहाँ तक कुछ पर्वत के बीच में कुछ घाटियाँ ऐसी हैं कि वो घाटियाँ समतल हैं और वहाँ दूर दूर तक पहाड़ नहीं है, बस्ती वहाँ बनाई जा सकती है। कुछ पहाड़ भी ऐसे हैं कि 2-3 पहाड़ मिल करके एक समतल एरिया का निर्माण करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जहाँ एकदम खतरनाक है वहाँ से हटाया जाना चाहिए। जैसे 2013 में लैंडस्लाइडिंग आई, रामबाड़ा एकदम विनाश हो गया, और उसी रामबाड़ा में मैं लगभग आज के 25-30 साल पहले मैं एक रात ठहरा हुआ था, जब मैं केदारनाथ गया था। तो अब वो तो कई बार लगता है कि ये तो चीज़ किसी के साथ हो सकती है। तो जितनी हो गई हैं वो तो हो गई हैं, लेकिन अब भविष्य में तो किसी के साथ में ना हो, हम बचा सकते हैं थोड़ी सी अपनी सूझबूझ से और थोड़ी से अपने मेल मिलाप से। राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों को जनजीवन की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर निर्णय लेना होगा, ताकि भविष्य की आपदाओं से होने वाले नुकसान को हम मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि जनजीवन की सुरक्षा पहली आवश्यकता। अब प्रश्न ये है कि अगर ये इस प्रकार के नहीं बनेंगे पहाड़ों में तो कहाँ बनेंगे? प्रायः होता ये है कि अगर कोई बुद्धिमान आदमी, बुद्धिमान संस्था कोई अपनी रिसर्च बड़ी मुश्किल से करके देती है तो सरकार और लीडर लोग मानते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कर लिया वही सही है, और बाकी का तो कोई बात नहीं। अगर इस शहर में 100 साल से अगर कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई है तो दूसरे शहर में भी लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी। ऐसे बहुत से पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर कभी कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई, बहुत ही वो स्लोप में बने हुए हैं, वो बने हुए हैं, लेकिन वहाँ का जो सॉइल का स्ट्रक्चर है और सॉइल का जो मजबूती है वो सबका डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात, हिमालय आज भी बढ़ रहा है, आज भी ऊंचाई की ओर जा रहा है, और कहीं कहीं ऐसा है कि हिमालय की मिट्टी बहुत ही कमज़ोर है, वो बिना किसी अपने आप मिट्टी सरकती रहती है। जैसे अगर आप नैनीताल जाएँ, नैनीताल का जो ऊपरी क्षेत्र है जहाँ से रोपवे ट्रॉली से ऊपर जाते हैं, वहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे ही, वहाँ चूना मिट्टी की चट्टानें हैं। वहाँ पर अगर आप वो चढ़ाई चढ़ते हैं ऊपर पीक में तो वो अपने आप से वहाँ फिसलन होती है, अपने आप मिट्टी गिरा करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कई कई ऐसी जगह इतनी ठोस चट्टानें हैं कि वो चट्टानें आज तक कभी नहीं चट्टानें गिरी। तो ये वहाँ नहीं गिरी, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरी जगह ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी कारण से कहीं अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए तो चीज़ें टूट सकती हैं, गिर सकती हैं। इस प्रकार से ये आज की हमारी चर्चा करने का यही हमारा उद्देश्य है कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग गंभीरतापूर्वक विचार करें और इसको और आगे प्रचार प्रसार करें, फैलाएं, ताकि भविष्य में कहीं का व्यक्ति हो उसका जनजीवन बचे, सुरक्षित रहे। और इसी के साथ में जो लोग आपदा में मारे गए हैं, जो लोग नहीं मिल रहे हैं, उनके पारिवारिक जनों के प्रति मेरी संवेदना उनके साथ है, और हम सब लोगों को मिल करके जितना हो सके उतना सहयोग करना चाहिए, और जहाँ तो हो सके उनकी और मदद करने की कोशिश करना चाहिए। और भविष्य में कम से कम एटलीस्ट ये बात तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बस्तियों को सुरक्षित स्थान पर रीइस्टेब्लिश कर लेना चाहिए। हमारे जितने भी इस्टेब्लिशमेंट अब बन रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनको सही जगह पे बनाना चाहिए, या तो उनका रिव्यू करना चाहिए। और इन्हीं अपने शब्दों या इसी चर्चा के साथ में मैं आज के अपनी चर्चा को विराम दे देता हूँ। आप लोगों ने इतना सुना,
और जो भी सुनेंगे, मैं आप सभी को इसके लिए थैंक यू आपको कहता हूँ और आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, इसको फॉरवर्ड कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।